ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया किस तरीके की है? तो कह रहा देखो, कह रहे हैं अब तक हमने पढ़ा है कि किस किस तरीके से आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो। एजुकेशन में पैसा लगाओ, हेल्थ में पैसा लगाओ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में पैसा लगाओ, माइग्रेशन में पैसा लगाओ, या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग में पैसा लगाओ। तो क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल जो है हमारी इकोनॉमी में बेहतर होगी। ठीक है, कह रहे हैं इन सब में सबसे जरूरी दो चीजें हैं, एजुकेशन और हेल्थ, है ना। ये हमने पढ़ा था, हमारी कंट्री जो है फेडरल इकोनॉमी है, जिसमें यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट सबकी क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट इज स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हर उसको कहते हैं, जो हम स्टेट समझते हैं ना, जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल हो गया, या जो भी है सारी गवर्नमेंट्स, राइट। लोकल गवर्नमेंट्स क्या हो जाएंगी, म्यूनिसिपैलिटीज आ जाएंगी। उसके बाद जिले की गवर्नमेंट हो गई, पंचायत, ये सारे। ठीक है, ये फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल मतलब जहां पे हमारी सरकार को लेवल के वाइज तोड़ रखा है, और ये बोला हुआ है कि इनकी पावर्स हैं। ओके, पहला समझ आया। सेकंड कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर बोथ ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली बाय ऑल द थ्री टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे जैसे जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे खर्चा कर रही है, एजुकेशन पे भी और हेल्थ पे भी। दोनों खर्चा ये गवर्नमेंट कर ही रही है ना। देन ये दोनों प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट देती है। कैसे? अगर आप खुद पढ़े लिखे हो, अपने लिए पैसा अच्छा कमाओगे, आपकी तबीयत ठीक है, तब भी आप अच्छा पैसा कमाओगे। सोशल कैसे? पढ़ा लिखा और एक हेल्दी इंसान क्या करेगा, सोसाइटी में लोगों को जागृत करेगा, है ना, इनलाइटन करेगा, उनको बताएगा किस तरीके से आप और पैसा कमा सकते हो और आप कैसे और हेल्दी रह सकते हो। ठीक है। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट को इंटरवीन या इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? दखल अंदाजी, इंटरफेयर करना। ठीक है। सो कह रहे एक्सपेंडिचर एजुकेशन और हेल्थ पे दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर एचसीएफ। सो यहाँ पे इससे ये बहुत जरूरी है कि दोनों क्या करें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट से ये फायदा रहे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं होने चाहिए, इसके कोई नुकसान नहीं होने चाहिए। ठीक है। सो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन दो चीजों के लिए यहाँ पे जरूरी है। एक तो अंडरलाइन करेंगे, लिखो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ये हमने पढ़ा था ना, हाँ ये पढ़ाया था मैंने आपको कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है। मतलब कि सोसाइटी में बच्चे, अगर एक बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करा दी, आप लोगों को स्कूल में एडमिशन करा दी, और वहां पे रिक्वायर्ड एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो आपका जब तक आपको समझ आता है कि यार ये स्कूल नहीं कुछ कर पा रहा, तब तक आधा साल खराब हो गया, और साल के बीच में शिफ्ट कराना प्रॉब्लम है। साल के बाद कराओगे तो एक साल में जो करा वो हमें पता ही नहीं, हम पीछे हो गए ऑलरेडी। यस। लाइकवाइज फॉर हेल्थ, किसी जगह पे हॉस्पिटल में गए, वहां पे इम्यूनिटीज नहीं मिली, फर्स्ट एड नहीं मिली, और तबियत खराब हो गई। ठीक है। नंबर टू, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ द सर्विसेज डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज। आप लोगों को नहीं पता कि कितने पे और किस कॉस्ट पे ये खर्चा जो है होता है, पर आपको लग कितना रहा प्राइस। सरकार ने कह दिया, या सॉरी, सरकार तो यहाँ पे है नहीं ना, हमने कहा कि गवर्नमेंट को इंटरवीन क्यों करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसा बोलते हैं कि इसका प्राइस जो है, स्टंट डलने हैं इसके 5 लाख रुपए लगेंगे। आपको क्या पता कि स्टंट कितने के होते हैं, कितने के लगने, लोग पागल बना सकते हैं। यस, तो कह रहे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और बोलना चाहिए कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं है। अगर आप सरकारी अस्पताल से लगाओगे तो 1 लाख रुपए में हो जाता है। ठीक है ना, समझ आई दो बातें। तीसरी, प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ में अक्वायर मोनोपोली पावर। बच्चे और अगर प्राइवेट लोगों को ऐसे इन चीजों में आने देंगे तो वो क्या करेंगे, मोनोपोली कर लेंगे। मतलब पैसे के लिए ही सिर्फ जिनके पास पैसा होगा उन्हीं को सामान बेचेंगे, बाकी किसी को नहीं बेचेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लमैटिक थिंग है, इस वजह से गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। नाउ गवर्नमेंट में कौन सी उच्च दर्जे की उच्च दर्जे की अथॉरिटीज है, मतलब जो कि इन सेक्टर्स को देखती है, तो उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी कह देंगे। क्या कहेंगे? रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो एजुकेशन में बच्चे एनसीईआरटी जिसकी आप किताबें पढ़ते हो, उसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, अंडरलाइन कर लो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। फिर दूसरा यूजीसी है, दैट इज यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन। एंड तीसरा है एआईसीटीई,
AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो एनसीईआरटी तुम्हारी 10वीं तक की किताबें होती है, 12वीं में भी होती है, 11वीं 12वीं में, यस। उसके बाद यूजीसी क्या होता है, कॉलेज लेवल की, जो आपको बताता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज मेरे अंदर रजिस्टर्ड है, क्या पढ़ाई करा रही है, वो यूजीसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद के लिए, ठीक है। एंड एआईसीटीई क्या है, इंजीनियरिंग वगैरह वाले जो से होते हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए एआईसीटीई है, ठीक है। तो इन तीनों की फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है। हेल्थ में आईसीएमआर सुना है, क्या हुआ बेटा? हेल्थ में क्या है, आईसीएमआर, दैट इज द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर रिस्पॉन्सिबल है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ओके, फुल फॉर्म। अब इन्हीं के बारे में बता रखे बच्चे। एनसीईआरटी अंडरलाइन कर लो, ऑटोनमस मतलब खुद के डिसीजन लेने वाली एक संस्था है, जो कि कब सेटअप हुई है, 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है। जो कि क्या करते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बताती है कि कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल इंप्रूव करनी है। स्कूल हमारी 12वीं तक होती है, तो उसकी एजुकेशन कैसे इंप्रूव करनी है, क्या पढ़ाना चाहिए। तो एनसीईआरटी अपनी किताबें और गाइडलाइंस जो है छापती है, ओके। कब संस्थान हुआ था ये, कब ऑर्गेनाइजेशन? यस, 1961। देन यूजीसी बच्चे 1953 में आया था, ठीक है। और इसको रिकॉग्निशन, मतलब कि एक इसको कह लो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैट्यूटरी होती है, जब पार्लियामेंट पास करती है रूल कि हाँ ये एक पक्की रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो कब बनी थी, 1956 में। कब बनी थी? यस। सो बच्चे इसका मेन मकसद क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट डिटरमाइन मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मैंने आपको बताया कॉलेज, द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आगे की पढ़ाई जो पीएचडीज होती है, वो सारे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, यूजीसी, ठीक है। फिर बच्चे एआईसीटीई हमारा सेटअप हुआ था इन 1945। अंडरलाइन कर रहे हो कार्तिक, कहाँ कर रहे हो? एआईसीटीई बच्चे कब सेटअप हुआ था, 1945 में। और एज ए नेशनल लेवल, नेशनल लेवल मतलब सबसे उच्च दर्जे की हमारे भारत में, एपेक्स मतलब नंबर 1, सबसे बड़ी, ठीक है। एडवाइजरी, एडवाइजरी मतलब जो कि सलाह देती है, फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। एक तो क्या एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन जैसे देनी है उसके बारे में बताता है। फिर बच्चे क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स लेके आता है, जैसे कि प्लान क्वांटिटेटिव ग्रोथ, रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स इन एजुकेशन, मतलब किस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन में अच्छा करें, कैसे प्लान ग्रोथ हो, किस तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट करनी है इन टेक्नोलॉजिकल एरिया, द इंजीनियरिंग टाइप में, तो एआईसीटीई बताती है, ठीक है। देन लास्ट इज आईसीएमआर, ये क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली मेडिकल रीजन में, हाँ या नहीं, क्या हॉस्पिटल्स मतलब किस तरीके से लोगों को बायोमेडिकल रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज एपेक्स एंड बायोमेडिकल रिसर्च में सबसे पुराना है। ये बताता है कि किस तरह की रिसर्च से जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसको खत्म किया जाए, ठीक है। जब कोविड आया था तो कोविड में बीमारी को कैसे दूर किया जाए, या और लोगों को, डॉक्टर्स को क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, किस तरीके से और हमारे मेडिकल एजुकेशन जो है वो बेटर हो सकती है, वो सारा आईसीएमआर बताता है, ओके। तो साल थोड़ा सा ध्यान रखना। एनसीईआरटी 1960, बोलो ये बच्चे, एनसीईआरटी 1961, यूजीसी 1956, देन एआईसीटी 1948, 45 सॉरी, 1948, एंड आईसीएमआर का कुछ नहीं दिया वजह से, ठीक है। बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन, हर इंसान के पास राइट है टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है हमारी कंट्री में, यस। प्राइमरी एजुकेशन जो है हमारी फ्री है फ्रॉम द ईयर, बताओ, टिल द 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन है, यस, एंड फ्री एजुकेशन है। ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी भी हर इंसान की राइट है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। सो बच्चे डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, लार्जेस्ट सेक्शन हमारे बेचारे गरीब है, पॉवर्टी लाइन के नीचे, जिनको एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी खुद अपने आप से नहीं ले सकते। तो बच्चे उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज या हायर एजुकेशन तो वो अवेल नहीं कर सकते, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, और ना ही बहुत हायर लेवल ऑफ एजुकेशन भी वो अचीव कर सकते। तो कह रहे बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जो है हर एक भारतीय की क्या है, राइट है।
और वो राइट कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ये देख लो, बस ये लिख दें। ओके, both union and the state government have been raising their expenditures in education over the year by attaining 100% literacy and health facilities for all. तो जो हमारी सरकार है, चाहे वो सेंटर की है चाहे वो स्टेट है, हर एक का मेन मकसद क्या है कि 100% एजुकेशन एंड हेल्थ सबको मिले। ओके, नाउ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, इसके ऊपर एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है 6% एंड 4% वाला, ये नेक्स्ट पेज पे, कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 6% शुड बी स्पेंड। ठीक है, इसको मार्क कर लो, मैं भी समझा दूंगी, मार्क करो इसको नेक्स्ट पेज पे। आ जाओ, बोलू। कह रहे जो सरकार खर्चा करती है उसको दो तरीके से बढ़ाता है, एक तो सरकार का एक्टिव कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, और दूसरा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कितना हिस्सा हम खर्च करते हैं। एक तो सरकार कितने रुपए लगा रही है, कितने करोड़ रुपए लगा रही है, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टैक्स खर्च कर रहे हैं। दूसरा जीडीपी का कितना परसेंटेज लगा रहे हो, दो तरीके हैं एजुकेशन के खर्चे को देखो। As a percentage of total government expenditure, indicates the importance of education in the scheme before government. During 1952 to 14, it increased from this to this. So 7.9% सीधा डबल हो गया, देखते 3.7 कितने टाइम में 15 से 2014। ओके, नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी बचे हमारी, पहले 52 से 14 में कितने से कितना इंक्रीज हुआ, 0.64 से 4.13। ओके, समझ आया? कह रहे इंक्रीज इन एजुकेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, मतलब एक जितना नहीं रहा है, इरेगुलर राइज एंड फॉल, कभी ज्यादा पैसा लगा दिया कभी कम पैसा लगाया, ऐसा चलता रहा। If we include private expenditure incurred by individuals and philanthropic institutions, it's the total education expenditure will be much higher. कह रहे अगर हम प्राइवेट लोगों का खर्चा भी लगाएं जो इंस्टीट्यूशन वाले कर रहे हैं, दूसरा जो एनजीओ भी पैसा लगा रहे हैं, एनजीओ गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट है, समझ रहे हो, जो प्राइवेट लोग ही अपने आप से वो करते हैं चैरिटीज वगैरह, तो कह रहे हैं अगर उसको भी इंक्लूड करो तो और पैसा लगा है एजुकेशन में, बट हम सिर्फ गवर्नमेंट के खर्चे को ही इंक्लूड कर रहे हैं इसके ऊपर। ओके, श्योर। Important points about government expenditure on education. Number one, government spends more on elementary education. Elementary मतलब प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन, जो कि क्या है हमारी कंपल्सरी है। भारत की सरकार उसी पे ज्यादा खर्चा लगा रही है, हाँ या नहीं? लेकिन क्या सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे इतना लगा रही है? नहीं। 14 साल तक कंपल्सरी है, मतलब आप 10वीं जितनी कौन सी क्लास में होते हो, 8वीं में, 8th में, 8th तक कंपल्सरी है। उसके सब्सिडाइज चाहे हो सकती है बट फ्री तो नहीं है, कुछ तो चार्ज कर ही रही है। तो मतलब इसका मतलब बच्चे जो लोग अफोर्ड बिल्कुल ही नहीं कर सकते होंगे, क्या वो पैसा दे के स्कूल आ रहे होंगे? नहीं, मतलब जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, बहुत कम लोग होते होंगे जो आते होंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट का मेन खर्चा किसकी तरफ है बच्चे? एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री मतलब जिनको जो हम बात कर रहे हैं 14 साल तक, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन या टर्शरी सेक्टर पे हमारा बहुत कम खर्चा गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है, फीस भी है अच्छी खासी है, राइट। देन टर्शरी में खर्चा कह रहे जरूरी है पर बहुत ज्यादा होता है। टर्शरी एजुकेशन इज कॉलेज और प्रोफेशनल डिग्रीज, या फिर कह लो कि जो डॉक्टर का खर्चा है, इंजीनियर बनने का खर्चा है, ये सरकार नहीं दे रही है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स तो देती है, वो तो गवर्नमेंट का खर्चा है, हाँ या नहीं? तो कह रहे टर्शरी में खर्चा ज्यादा लगता है पर उतना कर नहीं रही है गवर्नमेंट। तो देखो, on an average government spends less on tertiary, however expenditure per student in tertiary is higher ना। देखो स्कूल जाते हुए बच्चे का इतना खर्चा नहीं है, जब आप कॉलेज में जाओगे, ठीक है, जब आप और प्रोफेशनल डिग्रीज करोगे तो उसकी फीस ज्यादा है, फीस ज्यादा है ना। हाँ, तो ये कह रहे कि टर्शरी एजुकेशन में फीस तो ज्यादा है, मतलब पर चाइल्ड एक बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, पर ओवरऑल गवर्नमेंट पैसा लगा कम रही है, तो कम ही लोग पढ़ पाते होंगे, कहने का मतलब। समझ आ रही है बात क्या नहीं आ रही?
बट इट डज नॉट मीन दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम टर्शरी टू एलिमेंट्री। कह रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि सरकार जो है क्योंकि टर्शरी महंगी और कम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां से भी पैसा निकाल के एलिमेंट्री में डाले। कह रहे नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज वी एक्सपैंड स्कूल एजुकेशन वी नीड मोर टीचर्स हु आर ट्रेन्ड। yes or no, हमें पढ़ी लिखी टीचर्स चाहिए। सो एक्सपेंडिचर ऑन ऑल लेवल शुड बी इंक्रीज। कह रहे सिर्फ प्राइमरी में नहीं, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड हायर लेवल सब पे इंक्रीज होना चाहिए। ओके। डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस स्टेट। बेटा अब ये थोड़ा सा लर्न करने वाला है। बिहार में इतनी ज्यादा लिटरेसी रेट नहीं है ना, तो मतलब वहां पे पढ़े लिखे लोग कम है। कह रहे हैं हमारे पास इन 14-15 पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है एजुकेशन के ऊपर एक बच्चे के ऊपर, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। से सपोज गवर्नमेंट एचपी में सरकार एक बच्चे के ऊपर, देखो पर कैपिटा लिखे ना, एक बच्चे के ऊपर अगर एजुकेशन का खर्चा है तो वो 34,651 रुपीज है एक बच्चे के ऊपर। जबकि बिहार में कितना है, सिर्फ 4,000, 4088। कितना ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं है, 8 गुना ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट 8 गुना, बहुत ज्यादा है। सो दिस लीड्स टू डिफरेंसेस इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट। तो ऑब्वियसली बिहार के लोग कम पढ़े लिखे होंगे बच्चे, लेकिन हिमाचल के बच्चे पढ़े लिखे भी ज्यादा होंगे और हायर एजुकेशन में भी ज्यादा होंगे। ठीक है। इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये मैंने आपको बताया, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, बस होने वाला है चैप्टर, फिर क्वेश्चंस देखेंगे इसके। सो इन एडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, बच्चे कह रहे हैं एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का जितना सोचा था उससे उसने कम ही किया है। ठीक है। सो बच्चे हमारी जो डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर पिछले 40 सालों में इस मोर सॉरी मोर कमीशन, कौन सी एजुकेशन कमीशन जो है हमारी 1964-66 रेकमेंड किया था, कितना 6%। जीडीपी अगर 10% है तो 10 में से कितना, 6% जो है हमारा कहाँ पे जाना चाहिए, एजुकेशन में जाना चाहिए। ठीक है। जीडीपी का जो भी अमाउंट है उसका 6% कहाँ जाएगा, एजुकेशन पे, लेकिन जा कितना रहा है, सिर्फ 4% के आसपास। तो अभी भी जितना रेकमेंड किया था वो अभी भी कम है। ठीक है, फिर से सुन लो, 40 साल पहले हमारी जो एजुकेशन कमीशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो निकालती है एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने कहा था कि कितना परसेंट आपको देना है एजुकेशन पे, 6% ऑफ जीडीपी, पर अभी भी कितना है, सिर्फ ऑलमोस्ट 4% है। ठीक है। सो प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, द तपस मजूमदार कमेटी appointed by the Indian government in 1998 estimated an expenditure of around rupees 1.37 lakh crores over 10 years to bring all the Indian children in the age of 6 to 14 under the purview of school education। तो ये तपस मजूमदार कमेटी है। ठीक है, ये कमेटी है, कब बैठी थी, 1998 में। इसने कहा था कि अगर आपको हर एक बच्चे को, भारत के हर एक बच्चे को अगर एजुकेट करना है प्राइमरी एजुकेशन के तहत, मतलब 6 to 14 ईयर्स के हर एक बच्चे को अगर आपको एजुकेट करना है तो आपको कितना पैसा लगाने को पड़ेगा, 1.37 लाख करोड़। हाउ मच, 1.37 लाख करोड़। ठीक है ना। सो इन 2009 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द राइट, कब ये अंडरलाइन करना है कि आरटीआई आपकी फंडामेंटल राइट कब बनी थी, 2009 में। हाँ या नहीं, कौन से साल में, 2009 में हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बनी थी, फंडामेंटल राइट बनी थी बच्चे, जिसमें कौन कौन सी एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, 6 to 14 ईयर्स। Government of India has also started levying 2% education cess on all the union taxes. The revenue education cess has been earmarked for spending on elementary education। क्या कह रहे हैं, सुन लो कहानी की कोशिश करेंगे, देखो अगर तुम्हारे को समझ आती है। कहो इनकम टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स जो लगा रही है, से सपोज आप सबका या कह लो मिस्टर ए है, उसे सरकार को इनकम टैक्स देना है 1 लाख रुपए जो बन रहा है। ठीक है,
1 लाख के ऊपर उसको बच्चे 200 रुपये और देने पड़ेंगे, 2%। 2% कितना होता है, 2,000 होता है, सॉरी, है ना। तो उसको और देना है, मतलब उसको टोटल टैक्स कितना देना है, 1,02,000 रुपया सरकार को भरना है। और ये जो 2,000 है क्यों दे रहे, कह रहे अगर आप इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप सरकार को दे सके, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक जिम्मेदार नागरिक के तहत कि आप 2% जितना आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर देख रहे हैं ना, 1 लाख बन रहा था, उसके ऊपर 2% आप टैक्स और एजुकेशन के नाम पे देंगे, जिसको हम एजुकेशन सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो 2% एजुकेशन सेस जो है बच्चे वो आपको देना पड़ता है ऑन एलिमेंट्री या फिर जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। ऐसे ही 1% टैक्स और इसके ऊपर टोटल 3% देना पड़ता है, इसमें लिखा नहीं हुआ। 1% और टैक्स देना पड़ता है सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। हायर एजुकेशन पे 1% और टैक्स, मतलब 1,000 और, तो टोटल आप 3,000 देते हो। ओके गाइस। In addition, government sanctioned a large outlay of promotion of the higher education and new loan schemes for students to pursue higher education। तो मैंने आपको बताया ना, इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने और बहुत ज्यादा पैसा लगाती है गवर्नमेंट ऑन हायर एजुकेशन, और लोन भी देती है फ्री इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर बहुत लेस इंटरेस्ट पे उन लोगों को जो कि क्या करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। आइए बात समझ के नहीं, चलो आगे। एजुकेशनल अचीवमेंट सिर्फ देख लो बच्चे, 1990, देन 2000 एंड देन 2015, ठीक है। सो देखो 10 साल है ना, और फिर 15 साल, तो 61 था, फिर 68 हुआ, फिर 81 हुआ बच्चे। एडल्ट लिटरेसी मेल बढ़ रहा है, फीमेल देखो, फीमेल भी काफी बढ़ रहा है, पर फिर भी अभी जो फीमेल है वो इतनी पढ़ी नहीं है जितनी की मेल पढ़े हुए, देख रहे हैं, कम है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, मतलब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 15 साल प्लस वाले हैं ये, ठीक है, और ये वो वाले लोग हैं जो कि प्राइमरी एजुकेशन वाले हैं, ठीक है। सो 68, 85, 94, और यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के तहत देख रहे हैं बच्चे, लड़कियां ज्यादा पढ़ी हुई हैं कंपल्सरी एजुकेशन में। यूथ लिटरेसी रेट, मतलब पढ़े लिखे जवान, तुम सब की उम्र वाले 15 प्लस 24 तक कितने हैं बच्चे? मेन में 76, 79, 92, विमेन में 52.2, 54.2, 64.8 एंड 70, 87। तो ऐसा आपको लर्न नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाएगा तो बताएंगे इसका मतलब क्या, तो आप बता दोगे साल में लेस देन मेन, ठीक है ना। फिर प्राइमरी कंप्लीशन में आप कहोगे कि विमेन का ज्यादा है, और यूथ लिटरेसी में भी कहोगे कि मेन का ज्यादा है। ओके गाइस। एडल्ट लिटरेसी, अब यही लिखा हुआ है बच्चे, इसी को टेबल को समझाया हुआ है, कह रहे 8वीं में एडल्ट लिटरेसी कितने से कितना बड़ा है, देखो 61 से 81, ठीक है ना, ये देख रहे हो। तो ये कह रहे इनकेस ऑफ फीमेल पहले लिटरेसी 37.9 था, वो कितना हो गया 63%, जो कि अभी भी कम ही है, कोई खास अच्छा नहीं है। प्राइमरी कंप्लीशन में मेन जो है 78 से 94, एंड विमेन का इतना हुआ है 61 से 99, ठीक है। यूथ लिटरेसी 15 से 24, जो कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, रीड एंड राइट शॉर्ट एंड सिंपल स्टेटमेंट्स इन देयर एवरीडे लाइफ। दैट इज मेन कितना है 76 से 92, और फीमेल 52, 54 से 87, ठीक है, कुछ भी नहीं था। आपको ये टेबल लर्न नहीं करना, ठीक है। ओके गाइस। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशनल सेक्टर, कह रहे एजुकेशन फॉर ऑल, 100% यूनिवर्सल एजुकेशन, हर एक इंसान जो कि एजुकेटेड अभी बहुत दूर का ख्वाब है, कह रहे हैं, ठीक है, इट्स अ फार डिस्टेंट ड्रीम, मतलब इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम टू अचीव दैट 100% लिटरेसी का टारगेट फॉर इंडिया, ठीक है। सो कह रहे लिटरेसी रेट्स चाहे सबके बढ़ रहे, देखा ना अभी हमने एडल्ट्स के बढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी में था, टर्शरी में, मैन है, विमेन है, सब बढ़ रहा है, बट नंबर ऑफ इलिटरेट्स अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है ना। एजुकेशन में खर्चा भी गवर्नमेंट बढ़ा रही है, एजुकेशन भी बढ़ा रही है, और लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है,
कि पॉपुलेशन के हिसाब से एजुकेशन अभी भी बहुत कम है, ठीक है। नंबर टू, बच्चा 1950s में it was noted in the directives of the constitution that the government should provide free and compulsory education till 14 years, लेकिन ये कब किया गया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? 2000, अभी तो मैंने बताया 2007 में 9 में हुआ ना, ये देखो। ये तो बच्चे दो, ये जो टाइम पीरियड है ये रहा हमारा, कहाँ गया? 1950 में कह रहे हमारी जो एजुकेशन कमीशन है ना, उसने सलाह दी थी कि करना शुरू करो, पर उस टाइम किया नहीं। किया कब? 2009 में। कह रहे अगर तुमने 1950 में शुरू किया होता तो आज बहुत सारा लोग पढ़े लिखे होते हैं और हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई होता, ठीक है। देन बच्चा, जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर, मतलब मेल और फीमेल में पहले बच्चे औरतों को पढ़ाए नहीं देते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या पढ़ाने देते हैं। कह रहे अभी भी इनइक्वालिटी है बट पहले से फिर भी ठीक है, ठीक है। सो द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेन एंड वुमेन आर नारोइंग, कम हो रहे हैं। इसका मतलब कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मतलब औरतों को भी इक्वल लेवल नहीं दे रहे पढ़ने के लिए, हाँ या नहीं? However, women education should be promoted. कह रहे हैं अभी भी वो कम है तो उसको क्या देना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। टू इम्प्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, कह रहे क्यों पढ़ाना चाहिए औरतों को? ताकि वो क्या करे? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, खुद कमा सके, ठीक है, और क्या कर सके बच्चे? स्टेटस, सोशल स्टेटस, मतलब उनको भी इज्जत दी जाए घरों में, ठीक है, सोसाइटी में। एंड women education makes a favorable impact on the fertility rate and health care of women and children। तो कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी औरत होगी तो उसको ये पता होगा कि मुझे कौन सी उम्र से पहले जो है बच्चा नहीं करना, ठीक है, कब करना है और कितने बच्चे करने, ठीक है ना। पढ़ी लिखी औरतें होती नहीं थी, आपने देखा होगा बहुत छोटे होते वो बाल विवाह हो जाते थे, बच्चे पैदा करते थे, औरतें मर जाती थी, ठीक है। 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, पता ही कुछ नहीं है ना। तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी फर्टिलिटी कब ठीक है और हमारे लिए कब रिस्की नहीं है। 50 साल की उम्रों में भी पहले दादी और आंटियों ने बच्चे पैदा किए हैं, वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी मर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चे, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड अबाउट द अपवर्ड मूवमेंट इन द लिटरेसी अंटिल 100% लिटरेसी इज अचीव्ड। तो कह रहे हैं हम तब तक खुशियां नहीं मना सकते जब तक कि हर इंसान हमारे भारत में क्या ना हो? पढ़ा लिखा ना हो। फिर बच्चे, अब ये कैंपेन 2015 में इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। कब साल, कौन से साल में लॉन्च हुआ था? 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी भी आपने देखा होगा सरकारी स्कूल्स के बाहर लिखा होता है, ऑटोज के पीछे लिखा होता है, हाँ या नहीं? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बच्चे। इसमें कैंपेन में सेव द गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, इसका मतलब है ना, पहले क्या होता था, लोग पता चलता था और लड़की है मार देते थे पैदा होने से पहले ही, ठीक है, पैदा होने के बाद भी मार देते थे, या अगर पैदा हो गई और मारा नहीं गलती से तो फिर उसको पढ़ाई नहीं करने देते थे। तो कह रहे हैं ये सारी प्रैक्टिसेस हमारी हमारी कंट्री में हमें क्या करनी चाहिए? बंद करनी चाहिए, ठीक है। So, bacha, this was done to generate awareness and improve the efficiency and welfare services intended for girls in India. The objectives क्या important? Prevention of gender bias, sex selective elimination। वही बात है, पहले क्या होता था, जब आप लगा लो तुम्हारे टाइम पे भी चेक हो जाता था जब तुम पैदा होने वाले होगे कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो माँ बाप बहुत सारे ऐसे करते थे, चेक करा लेते थे, और अगर लड़की होती थी तो नहीं रखते थे, मार देते थे। तो वो बात कर रहे हैं, कह रहे ताकि अब आपने कहीं पे भी देखो, कभी आप अल्ट्रासाउंड वाली जगह पे गए हो या हॉस्पिटल्स में भी गए हो तो उसमें लिखा होता है प्री नाटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज एन ऑफेंस एंड इट इज, हाँ, क्राइम। एंड इसके आगे ऑफेंस है, मतलब कि आपको पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ऐसे लिखा हुआ है, देखा, अपराध है ये, माननीय अपराध है व्हाटसएवर। तो बच्चे, दिस इज नॉट अलाउड। आपको जब बच्चा होने वाला होता है तो पूरा दिखाते हैं कि वो उसका सिर क्या है, उसका ब्रेन कैसा डेवलप हो रहा है, उसके हाथ पैर कैसे हैं, उसकी बोन्स हैं, उसकी रिब्स हैं, उसकी बैकबोन है, सब दिखाते हैं वो। बट दे विल नेवर टेल यू कि वो लड़का है कि लड़की है, क्योंकि आधे से ज्यादा भारतीय क्या करेंगे, अगर लड़की होगी तो मार देंगे। तो इस वजह से बच्चे, बाहर के देशों में आज भी आपको पूछ लेते हैं कि आपने जानना है कि लड़का है कि लड़की है, और बताते भी हैं अगर आप जानना चाहते हो, पर भारत में ये नहीं है अलाउड। क्यों? क्योंकि पता है लड़की होगी तो मार देंगे, ठीक है।
सो इसमें से नंबर 1 है ये बच्चे, प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बेस्ड बायस। सॉरी, जेंडर मतलब लड़का है तो रख लेंगे, नहीं है तो मार देंगे। सिलेक्टिव एलिमिनेशन, समझ गए ना, अगर लड़की हो गई तो मार देंगे, लड़का होगा तो बचा लेंगे। नेक्स्ट इज इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अगर वो पैदा हो गई तो वो बचनी चाहिए और वो सेफ रहनी चाहिए। दूसरा ये है। नंबर 3, इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो अगर वो लड़की पैदा हुई है तो उसको पढ़ने का भी पूरा हक दिया जाओ। तो ये मेन मिशन था क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और ये कब हुआ था बच्चे, 2015 में। ठीक है। और 100% वो जो हमने प्राइमरी एजुकेशन फ्री करी थी, वो फंडामेंटल राइट कब बनी थी, 2009 में। ठीक है। उसको फर्स्ट टाइम प्रपोज 1950 में किया गया था, बट उसको इनिशिएट कब किया दोबारा से, 2009 में। ओके। हायर एजुकेशन ऑफ यू टेकर्स, the Indian education pyramid is steep, indicating lesser and lesser amount of people at higher education। देखो, पिरामिड ये होता है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं हमारा यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा लोग इनरोल्ड है, 14 के बाद भी कुछ लोग पढ़ते ही हैं, पर उसके बाद कॉलेज लेवल या उससे ज्यादा में देखो लोग कितने कम है ना। ये देखो स्टीप हो रहा है ना, लेस हो रहा है ना, स्मॉल एंड स्मॉल, कम इन कम हो रहा है। सो कह रहे हैं लेसर एंड लेसर आर इन द हायर एजुकेशन। सो एज पर द एनएसएसओ डाटा, in the year 11-12 rate of unemployment among the youth males who studied graduation and above in rural areas was 19%। कह रहे हैं अनएम्प्लॉयड लोग, वो भी लोग जिनको जिनको जो पढ़े लिखे थे पर उनको जॉब नहीं मिली रूरल एरियाज में। ठीक है ना, कितनी थी, ओनली 19%। देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स एंड रिलेटिवली लेस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट 16%। तो कह रहे अर्बन एरियाज में और कम थी थोड़ी सी, कितनी, 16% थी सिर्फ। The most severely affected were the ones in the young rural female graduates. Nearly 30% of them are unemployed. In contrast to this, about 3 to 6% of the primary level educated youth in rural and urban areas were unemployed। कह रहे हैं सुनो, मेन कौन सी लड़कियां अनएम्प्लॉयड थी, 30% रूरल एरियाज की। लेकिन प्राइमरी लेवल एजुकेटेड इन रूरल, मेरे को लगता है दिस शुड बी अर्बन। चलो नहीं, रूरल ये तो। कह रहे हैं कि यंग विमेन, यंग फीमेल जो कि अनएम्प्लॉयड थी, पढ़ी लिखी, वो कितनी थी, 30%। और उसमें जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की है 14 साल तक जो पढ़ी लिखी है, वो कितनी अनएम्प्लॉयड थी, 3 to 6%। दोबारा से देख लेते हैं, खत्म है ना भी चैप्टर तो। यस, दोबारा से देखो। कह रहे आज पता है एनएसएसओ डाटा। ओके, उठे हुए बच्चे। 2011-12 में अनएम्प्लॉयड आदमी कितने थे, 19% रूरल एरियाज में। अर्बन में कितने थे, 16%। औरतें रूरल एरियाज में 30%। और उसमें से जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, जो 6 से 14 साल पढ़ा लिखे हैं, वो कितनी थी, ओनली 3 to 6%। देयरफॉर गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज पैसा ऑन एजुकेशन। ठीक है। एक बार के लिए पोलियो फ्री कब हुई थी हमारी कंट्री, याद करो। 27 मार्च 2014 को डिक्लेयर करी गई थी बाय WHO। राइट टू एजुकेशन हमने पढ़ा 2009 में आई थी, तपस मजूमदार कमेटी 1998 में। और जीडीपी का रिकमेंडेशन कब दिया था, 1964-66 में। एक बार नजर मारो। ये तपस मजूमदार ने क्या कहा था कि कितना पैसा हमारे को और अभी लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, 1.37 लाख करोड़ लगाएंगे तब जाके हर भारतीय जो है उसको एजुकेशन मिल पाएगी। तो एक बार पढ़ेंगे।